two equal point charge 2 microcoulomb are placed at each two opposite corner of a square, है ना, इक्वल पॉइंट चार्ज q एट ईच अदर टू कॉर्नर. ठीक है, स्क्वायर बना लेता हूं. जस्ट मेक स्क्वायर वाला एक सवाल मैंने पहले भी लिया था. ठीक है, एक और सवाल ये, तो आराम से देखो. हाँ, इसमें वेक्टर तो लगेगा ही, उससे तो बच नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, वेक्टर तो लग देंगे. फिर भी मैं ढंग से समझाता हूँ. और माइक्रोफोन ऑन करके कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना. वैसे मैं आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ. ठीक है, ये स्क्वायर है, बहुत ध्यान से देखना. ये स्क्वायर है और टू इक्वल पॉइंट चार्ज. और तुम्हें करना है, क्विज में तुम्हें करना है, शायद कल मैं क्विज कर दूं, है ना, फिर अगले हफ्ते अल्टरनेट डेज पे करूंगा. तो बहुत ध्यान से देखो. टू इक्वल पॉइंट चार्ज 2 microcoulomb are placed at each of the two corners of a square. टू अपोजिट कॉर्नर, तो दो अपोजिट कॉर्नर पे क्यू रखे हैं. एट ईच ऑफ द टू अपोजिट कॉर्नर. अपोजिट कॉर्नर तो यही होंगे. डायग्राम बनाओ, आराम से धीरे धीरे करो. ठीक है, क्यू की वैल्यू दे रखी है स्क्वायर. व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू. अच्छा, ऑफ स्क्वायर एंड इक्वल पॉइंट चार्ज क्यू एट ईच अदर. तो यहां पे स्मॉल क्यू, लेट मी यूज डिफरेंट कलर. और फालतू के चक्कर में पड़ो, कोई खत्म सिलेबस नहीं खत्म करना तुम्हें, ये समझ लो. एक ही चैप्टर आ जाए तो सब आ गया, ये समझ के करो. तुम्हें अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया तो सब आ गया, खत्म करने की चिंता छोड़ दो. ठीक है, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये समझ लो बस, क्योंकि बाकी सब एक ही जैसे हैं. अदर टू आवर. व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज जीरो. कैपिटल क्यू पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा. कैपिटल क्यू पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा. और तुम्हें तो ये बात तो समझ ही आती है कि स्कूलों में जल्दी क्यों खत्म होता है, क्योंकि सवाल मास्टर बता नहीं पाते, सवाल आते ही नहीं मास्टर को. तो जिसको नहीं आएंगे वो फिर जल्दी जल्दी करेगा, सिलेबस खत्म करना है, क्यों पूछ रहे हो, सिलेबस पहले खत्म करो, है ना. तो आई होप तुम फालतू के चक्कर में ना पड़ो, इसको समझो. कैपिटल क्यू पे क्या पूछा है, करते जाओ, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ. What must be the value of Q so that resultant force on capital Q is zero. कैपिटल Q पे resultant force जीरो होगा. अब इसमें क्या डिफिकल्टी है मुझे समझ में नहीं आ रही है. मैं काम करूंगा, वेक्टर के बेसिक आते हैं, तो यहाँ पर एक्सिस बना लो. मैं थोड़ा सा डिजाइनिंग करूंगा, तब तक यहाँ पे एक्सिस बना लो. ये एक्सिस हो गया. डॉटेड लाइन नहीं है मेरे पास, ये पतली लाइन बना दो. चलो, बड़ा नोट है. चलो, ये हो गया एक्स. एक एक्सिस. तुम्हें रिजोल्यूशन, एक ही चीज वेक्टर में अगर समझ में आ गई तो काफी है. रिजोल्यूशन बस ये, ठीक है. और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लो. अब ऐसा क्यों कर रहे हो तुम्हें याद होगा. ऐसा मैं बहुत आराम से धीरे धीरे करूंगा, जल्दबाजी मुझे बिल्कुल नहीं है. मुझे सिखाना है, मुझे सिलेबस नहीं खत्म करना. और मेरी बात मानो, तुम्हें पहला चैप्टर आ गया तो पूरा 12th की फिजिक्स खत्म. जैसे मिरर में, खाली प्लेन मिरर में सारे कॉन्सेप्ट है. जिसको पहला चैप्टर नहीं आता उसको फिर आगे बहुत डिफिकल्टी होगी. आगे पे तो सिंपल है, इसके आगे बहुत सिंपल है. ठीक है, मैंने ये एक्सेस बना लिया ध्यान से, और तुम भी ऐसे ही करो एकदम. और जल्दी से कमेंट करना कि पूछना कि क्या दिक्कत है. सीखना है, ये डिसाइड कर लिया है. कितना भी टाइम लगे, कुछ भी लगे, सीखना है. ठीक है, सीखना है. तो ये इसमें देखो, अब इसमें प्लस क्यू पे कौन कौन से फोर्स जो है, खाली 4 ही चार्ज है. क्यू है और क्यू है. व्हाट मस्ट बी वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज जीरो. कैपिटल क्यू पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो करना है. कैसे होगा कैपिटल क्यू पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो. ठीक है, तो उसका तो ये है कि अगर ये प्लस क्यू, ये दोनों प्लस क्यू है, ये तो दिया हुआ उसने 2 माइक्रोकूलम प्लस में दिया हुआ है, तो इधर तो इस लाल वाले क्यू के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा. ये वाला रिपल्शन फोर्स होगा, रिपल्शन फोर्स होगा. ठीक है, रिपल्शन फोर्स होगा. ऑब्वियसली ये क्यू होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी रिपेल करेगा. अब ये इसको स्मॉल क्यू, एक मिनट, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को ऐसे रिपेल करेगा. आराम से, कोनो जल्दी नहीं है. स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को ऐसे रिपेल करेगा, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को ऐसे रिपेल करेगा. अब सब रिपल्शन ही करेंगे, तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट फोर्स होना चाहिए. और अगर तुम्हें वेक्टर की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो ध्यान रखो, अपोजिट फोर्स ऐसे ही हो सकता है, इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो एक तो ये माइनस क्यू होना चाहिए, ये भी माइनस क्यू होना चाहिए.
ठीक है, ये माइनस क्यू होना चाहिए, तो ये माइनस क्यू होना चाहिए, ये माइनस क्यू होना चाहिए, ये माइनस क्यू होना चाहिए। ठीक है, समझ आई बात? इसमें वैसे वेक्टर के आसान मेथड भी लगा सकता हूं मैं, पैरेललोग्राम, मगर मैं तुमसे कंफ्यूज नहीं करता। हर जगह जो मेथड यूज होता है वही यूज करो, रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करने वाला मेथड सबसे बढ़िया वही रहता है, रिजॉल्व करने वाला मेथड यूज करो। और जगह बनाने के लिए मैं थोड़ा कैपिटल क्यू को यहाँ मिटा देता हूँ या कहीं पे रख देता हूँ। बहुत ध्यान से देखो, नहीं समझ आए फौरन कमेंट करो, फौरन कमेंट करो। इस तरह का, हालांकि शायद एक हम सवाल और कर चुके, खैर नहीं समझ आए फौरन कमेंट करो। बहुत ध्यान से जूम इन कर दिया, बहुत बढ़िया मस्त तरीके से, आराम से, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। नाउ मैं क्या करूंगा, ये नीला वाला फोर्स मान लो, कुछ मान लेता हूं, एफ डैश मान लेता हूं, वैल्यू बाद में लिख लूंगा, ये एफ डैश है, तो ये भी मैग्नीट्यूड वाइज एफ डैश होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना। और इतना सबको पता होगा, स्क्वायर का ये एंगल 45 डिग्री होता है ना, ये वाला एंगल 45 डिग्री होता है, ये एंगल 45 डिग्री होता है, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। आई होप कि अगर रेजोल्यूशन नहीं पता तब तो नहीं आएगा भाई। अगर तुम्हें रेजोल्यूशन नहीं आता, रिजॉल्व करना नहीं आता, 11th में रिजॉल्व करना नहीं सीखा है, तो मेरी ये राय है कि 12th छोड़ दो और 11th फिर से पढ़ो। ठीक है, अभी बहुत टाइम है, 11th में दोबारा से जो है, अब तो एडमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है 11th में, अभी तो इतना टाइम है तुम्हारे पास कि 11th 12th दोनों पढ़ सकते हो। तो 11th से शुरू करो, 11th के बैच को ज्वाइन कर लो, 11th का जो ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन कर लो, और 12th का हो ही जाएगा, है ना। इसी साल 11th 12th इतना टाइम है कि कम से कम 4-5 साल का सिलेबस कर सकते हो तुम, इतना टाइम है। तो अगर रेजोल्यूशन नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 11th में हर टॉपिक में रेजोल्यूशन था। ठीक है, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसका ये वाला कंपोनेंट एफ साइन 30 एफ कॉस 30 होता था, तो कॉस 45 एफ बाई रूट 2 होगा, एफ डैश बाई रूट 2। इसमें कूलम्स लॉ का तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कूलम्स लॉ लगा ही नहीं है, अभी तो 11th का ही लग रहा है। अभी देखो, तुमने अगर 11th के सिलेबस में जल्दी की होगी तब तो नहीं हो पाएगा। 11th में भी तुम्हारे मास्टर ने बोला होगा कि जल्दी जल्दी फटाफट सिलेबस खत्म करो, जल्दी जल्दी। 11th में तुमने सीखा नहीं होगा, तो इसमें तुम्हें प्रॉब्लम 11th क्लास की हो रही है। ठीक है, तो अगर ये नहीं, रेजोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा ये सजेशन है कि 12th का छोड़ के 11th का शुरू कर दो, 12th की चिंता छोड़ो। ठीक है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगी तो तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। एफ बाई रूट 2 ये हो जाएगा, फिर इसके भी कंपोनेंट कर दो, है ना। और वैसे ही बता दो, सिलेबस पूरा करना इस बात पर डिपेंड करता है तुम्हें 11th के बेसिक कितने अच्छी तरह से आते हैं। जिसको 11th के बेसिक आते हैं वो 12th का सिलेबस 1 महीने में भी खत्म कर सकता है। इसमें टाइम, इसमें थोड़ा ना लग रहा है, 11th में 12th में थोड़ा ना लग रहा है, ये तुम्हें सिखाने में टाइम लग रहा है ना। तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये जो ये समझ लो, इसको अगर एक्स एक्सिस लोगे, ये अगर एक्स एक्सिस लोगे, ये वाई एक्सिस लोगे, तो एक्स के अलोंग एफ डैश बाई रूट 2, एफ डैश बाई रूट 2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और वाई के अलोंग बैलेंस हो जाएंगे, नीला वाला इससे बैलेंस हो जाएगा। कमेंट करो फटाफट, समझ आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट करो, यस और नो कमेंट करो, तो मैं सजेशन दूं। जस्ट कमेंट फास्ट, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी करो, है ना। एफ डैश बाई रूट 2 इज इक्वल टू एफ, जल्दी से कमेंट करो, ये बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा, तो बताता हूं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन बताता हूं, क्योंकि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे तब सोल्यूशन होगा। तुम प्रॉब्लम ही नहीं बताओगे तो सोल्यूशन कहां से आएगा, तो जिंदगी भर प्रॉब्लम को छुपाते रहोगे। ये क्या हो जाएगा, एफ डैश बाई रूट 2 इज इक्वल टू, जल्दी से कमेंट करो, यस और नो, इज इक्वल टू एफ, फटाफट कमेंट करो, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। ओके, तो बाकी जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा ये सजेशन है दोबारा से 11th शुरू कर दो। ठीक है, 12th की चिंता छोड़ दो। जिसको 11th का सिलेबस फिजिक्स में आता है उसके लिए 12th का सिलेबस कुछ नहीं है ना, वो 1 महीने में खत्म कर लेगा। और जिसको 11th का सिलेबस नहीं आता है फिजिक्स में, वो 12th को मतलब 2-3 साल भी करेगा तब भी नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। 11th जिसको अच्छी तरह आता है वो 1 महीने में कर लेगा, और जिसको 11th नहीं आता है वो 3 साल भी करता रहेगा, फालतू में नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो बोर्ड बाद में, फिर वो, या फिर बोर्ड पास करना है तो फिर आखिरी एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ लेना, तब कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब मुझे एफ डैश की वैल्यू रखनी है। एफ डैश किसके बीच में फोर्स है, माइनस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में फोर्स है। तो बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2 एफ। मैं इतना डिटेल में आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ,
ठीक है, और इसमें हर हाल में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, हर हाल में समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो गड़बड़ है। सो ये हो जाएगा एफ डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एफ डैश की वैल्यू। अब लगा ट्वेल्थ का अब लगा, अभी तक मैंने ट्वेल्थ का कुछ लगाया नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ नहीं लगा भैया, अभी तक तो कुछ नहीं लगाया, अब लगा रहा हूं। ये ट्वेल्थ में कूलम्स लॉ है, तो कूलम्स लॉ की क्या गलती तुम्हें नहीं आ रहा है, तो वो तो फॉर्मूला बता रहा है, के इंटू क्यू, के कैपिटल क्यू इंटू क्यू, वो तो मैग्नीट्यूड निकालने में। ये लगा ट्वेल्थ का, इतना सारे ट्वेल्थ का, अभी तक इसमें 11 का 90% 11 क्लास का लगा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस ए हो जाएगी, ये डिस्टेंस ए मान लो डिस्टेंस, ठीक है, ए स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 ऑफ एफ। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 ऑफ एफ कितना हो जाएगा, दैट विल बी के क्यू। बस ये लगा, एक फॉर्मूला लगा है बस ट्वेल्थ क्लास का, और ट्वेल्थ क्लास का कुछ भी नहीं है, ट्वेल्थ क्लास का कोई सिलेबस है ही नहीं, सही बताओ तो, है ना। के क्यू स्क्वायर अपॉन ये लाल वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2a। अब ये √2 कैसे आया, ये तो 6 क्लास का है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस ये है, अगर तुम्हें ये भी नहीं आता तो 6 में एडमिशन ले लो, है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब ये मत कहना ये रूट, कई बच्चे ऐसा था √2 कैसे आया, ये a है, ये a है, 90 डिग्री √2 कैसे आया। अब ये तो फिर मुश्किल हो गई, फिर तो भैया फिर कुछ नहीं, फिर कोई इलाज नहीं है, फिर तो, है ना, फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये हो जाएगा √2a², ठीक है। नाउ इसके बाद जो है फिर ये कैंसिल हो जाएगा, के और के कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए, बस कैंसिल कर दो, ये एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, और यहां से कैलकुलेशन और थोड़ी सी कर लो, a² भी कैंसिल हो जाएगा। आई होप तुम आंसर कमेंट कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो यहां से q ये हो जाएगा q। अच्छा, और रे ऑप्टिक्स तुम्हें इसलिए आ गया कि रे ऑप्टिक्स में तुम्हें 11th का तो कुछ लगा ही नहीं था, इसलिए तुम्हें रे ऑप्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं समझ गया तुम्हारी समस्या, तुमने 11th में नहीं पढ़ा, 11th में तुम्हें किसी ने पढ़ाया नहीं, और रे ऑप्टिक्स में 11th का कुछ लगता नहीं है। वो तो कुछ बच्चे 10th क्लास में भी, रे ऑप्टिक्स तो जेई का 10th क्लास में भी पढ़ लिया जाता है, मैं तो जेई का रे ऑप्टिक्स 10th क्लास में ही पढ़ा देता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। ए का स्क्वायर कैंसिल हो गया, √2 का भी स्क्वायर बचेगा, सॉरी। तो मौका है, फटाफट जुट जाओ। क्या है यार, a² में आराम से करूंगा, टाइम की चिंता नहीं, ठीक है। तो a कैंसिल हो गया, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, मोटा पतला कभी कभी, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड आया, आई होप कैलकुलेशन चेक कर लो, यानी स्मॉल q की वैल्यू आएगी, ये 2 √2 इंटू √2 होता है ना। अब कोई बच्चा ये ना पूछे ना यहाँ से ये कैसे आया, 2 को √2 इंटू √2 कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलो ये आंसर होगा, नेगेटिव मैंने बाद में लगा दिया है ना, नेगेटिव साइन मैंने बाद में लगा दिया क्योंकि नेगेटिव होगा, क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, या है ना, तभी आंसर आएगा। तो फाइनली ये दिया हुआ है, स्मॉल क्यू की वैल्यू, कैपिटल क्यू की वैल्यू इसने दे रखी है, नेगेटिव बाद में लगा देना। कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है इस सवाल में, √2 माइक्रोकूलम, तो -√2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम में लिख दो, अपॉन √2 नीचे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्यारा सा आंसर आ जाएगा -1 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब मैंने अपनी पूरी कोशिश लगा के तुम्हें समझा दिया, अब समझ में आना ही चाहिए, और अब अगर समझ में नहीं आ रहा है, रेजोल्यूशन वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, तो 12th का सिलेबस रोक के 11th का सिलेबस शुरू कर दो, और 12th का जल्दीबाजी मत करो, या फिर पढ़ना छोड़ दो, पढ़ना छोड़ के बोर्ड के 1 महीने पढ़ाई शुरू करो, है ना, बोर्ड वाली तो उसमें तो बहुत कम टाइम लगेगा, 1-2 महीने पहले शुरू करो, वो बोर्ड के 10 पेपर लेके उनका रट्टा लगाना शुरू करो, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम इन द गिवन फिगर, आई थिंक 2-4 जिनको समझ, हाँ 2 माइक्रोकूलम,
हाँ, क्यू की वैल्यू ये क्या लिखा है, क्यू की वैल्यू 2 माइक्रोकुलाम है। 2 आ रहा है क्या, 1 आएगा ना, मुझे दिख भी नहीं रहा थोड़ा। क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है कमेंट करो। 1 माइक्रोकुलाम ही आएगी ना, -1 माइक्रोकुलाम, चेक कर लो, कुछ गलत हो फटाफट बताओ। In the given figure, 3-point charge are situated at the corner of equilateral triangle 10 cm. Calculate the resultant force on charge B. Calculate the resultant force on charge B. ये इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हैं। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज बी, बी पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, इजी वाला सवाल। अब मैं डायग्राम बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायग्राम इसमें बना हुआ है। इन द गिवन फिगर 3-point चार्ज, तो यहाँ पे 100 माइक्रोकुलाम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज बी। बी पे नेट चार्ज निकालना है, ठीक है, बी पे नेट चार्ज निकालना है। नाउ बी पे नेट चार्ज है, तो बी पे क्या होगा, बी पे नेट क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज बी, बी पे नेट फोर्स निकालना है। तो देखो सी वाला बी को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना, सी वाला बी को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ध्यान से देखो, आई होप दिख रहा होगा, सी वाला बी को रिपेल करेगा और ए वाला बी को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ये लगा कूलम्स लॉ। कूलम लॉ इतना ही है कि अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है। तो ये कितना हो गया, मतलब स्मॉल क्यू के बीच में रिपल्शन हो गया और इसके बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, है ना, समझ आ, लाल वाला अट्रैक्शन हो गया, रेड वाला अट्रैक्शन हो गया और वायलेट वाला रिपल्शन हो गया। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। इन दोनों के रिजल्टेंट निकालने के कई मेथड हैं इसमें। व्हाट मस्ट बी क्यू सो दैट, कहां गया, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट बी। बी पर जो चार्ज रिजल्टेंट फोर्स निकालने के कई मेथड है, पैरेललोग्राम लॉ भी है, रिजोल्यूशन मेथड भी है, सब है रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बहुत सारे, और मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक है। मगर मैं सिर्फ एक मेथड से करूंगा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आई एम यूजिंग, नहीं तो मैं कई मेथड करता। जिसको अगर 11th अच्छी तरह से आता होगा वो इस सवाल को कम से कम 3 तरीके से करेगा, मतलब 11th का कंसेप्ट 3 तरीके से लगाएगा। तो कितना खतरनाक होता है 11th ठीक से ना पढ़ना, उसमें कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, बस इस सवाल को 3 तरीके से लगाएगा। खैर, सोल्यूशन भेजा किसी ने क्या, हाँ, यू कैन सेंड द सोल्यूशन, वेरी गुड, चलो महान लोग। ये तो पिछले वाले का आ गया जब मैंने कर लिया, हाँ सही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। गुड गुड गुड, चलो एफर्ट तो किया, एफर्ट करोगे तभी समझ में आएगा, एफर्ट करो, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। यहां पे थोड़ा सा जो है, मैं फिर भी एक मेथड यूज करूंगा जो मैं हर सवाल में यूज करूंगा। मैं तुम्हें कम से कम कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ऐसा करता हूं कि एक ही मेथड यूज करूं जिसको हर सवाल में यूज करूंगा, रेजोल्यूशन मेथड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कई और मेथड है, पैरेललोग्राम लॉ से भी रिजल्टेंट निकाल सकता हूं मगर नहीं निकालूंगा, है ना, ताकि तुम्हें लीस्ट कंफ्यूजन हो, ठीक है, जानबूझ के। यानी अपने इमोशंस को मैं कंट्रोल कर रहा हूं कि 2 मेथड से ना बताऊं, एक ही मेथड से बताऊं जो सफिशिएंट हो। सो चलो कोई बात नहीं। इसमें एक चीज फायदा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड f है, देखो चार्ज इन दोनों का सेम है और यहां भी चार्ज सेम है, तो इसका मैग्नीट्यूड f है तो इसका मैग्नीट्यूड भी f होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, तो ये हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी हेल्प करेगा, है ना। तो ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल तो सबको पता होगा 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो f, पहले तो हम 11th वाला काम कर लें, 12th वाला सिर्फ इतना ही लगा है, सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन, अपोजिट के बीच में अट्रैक्शन। अब लग रही है 11th की चीज, तो 11th पे क्या लग रहा है, वायलेट वाला f इधर है, मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं, y एक्सिस परपेंडिकुलर। यहां पर मैंने x एक्सिस ऐसे लिया था, y ऐसे लिया था। x और y तुम कैसे भी ले सकते हो, अगर कोई चीज रेस्ट में है, सुन लो ध्यान से, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो x और y एक्सिस तुम कैसे भी ले सकते हो, बस वो x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फिलहाल यहां पर मैं x हॉरिजॉन्टल लेता हूं, सबसे जो फेमस चीज है x को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेना, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर एक्सिस x हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ले लेता हूं। मेरे पास कुछ है, सॉफ्टवेयर है, तो मैं कुछ
काम करता हूँ, 1 मिनट, आई होप कि थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाए। कलर नहीं पसंद है। आराम से रिलैक्स होकर सवाल करो, सवाल में देखो टाइम दो, और उन बेवकूफ़ों के चक्कर में मत पड़ो जो कह रहे हैं बोर्ड आने वाला, सिलेबस कैसे खत्म होगा, है ना। क्योंकि ये पुरानी ट्रिक है कि तुम सिलेबस खत्म होने से डर जाओ। स्कूल की पुरानी ट्रिक है। अब स्कूल बंद है तो उतना, स्कूल खुले होते तो बहुत, स्कूल खुले होते तो बहुत दिक्कत होती। तो रोज सुबह से शाम तक स्कूल में रहते और स्कूल के मास्टर डराते, सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है। तो फटाफट वो उनका मतलब हवाई जहाज की तरह हो जाए, कुछ भी समझ में नहीं आता, बस ये क्वेश्चन में इसके आंसर लिखा रहा हूँ, इनको रट लेना, ये एग्जाम में आएंगे। ये गोरख धंधा चलता है। तो सीखना है आराम से रिलैक्स हो जाओ, एक सवाल को पूरा दिन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें एक सवाल भी समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे, ये समझ के करो। साइंस ऐसा ही होता है। साइंटिस्ट भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, 10-10 साल तक एक ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि अगर वो एक्सपेरिमेंट हो गया तो सब सॉल्व हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं भी बड़ा आराम से और धीरे कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक्स और वाई एक्सेस ले लिया, और थोड़ा सा उसको एंजॉय भी करो, मजा लो। हाँ, मजा लेने के लिए तुम्हें बेसिक सारे आने चाहिए, 11th का आना चाहिए। नहीं आता तो 11th का शुरू कर दो भाई, और कोई तरीका नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। मैं तो बताऊं, मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने 11th का मुझे नहीं आता था, है ना। ये तो मैं रियल बात बता रहा हूँ, मुझे 11th का नहीं आता था, और जो है 11th में मैंने कुछ नहीं पढ़ा। 12th में जब समझ में नहीं आया तो मैंने वापस 11th मतलब 11th में फेल हो गया, फिर वापस 11th किया, तब जाके 12th किया। खैर, हमारे टाइम में तो बोर्ड में 11-12 दोनों का आता था, इसलिए करना भी जरूरी था। एक तो तुम्हारा बोर्ड भी घटिया है ना, 1 ही साल का देता है, दोनों का होना चाहिए। चलो बकवास बंद। एफ ऐसे लग गया, देखो मैंने एक्सेस ले लिया, ये भी 11th का है, ये भी 11th का है। मैंने एक्सेस ले लिया। अब मैं यहाँ पे रेजोल्यूशन मेथड यूज करूंगा। देखो, मुझे एफ को रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा एलएस में, अभी मैं यही करा रहा हूँ। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अभी उसकी लाइव क्लास देखना, तुम यही करा रहा हूँ। तो एनएलएम की लाइव क्लास करना शुरू कर दो, उसमें रेजोल्यूशन ही करा रहा हूँ। मतलब रेजोल्यूशन तो 11th के हर चैप्टर में लगेगा, हर चैप्टर में। और अगर बच्चे को रिजॉल्व करना नहीं आता तो बड़े दुख की बात है इसमें। तो मतलब कि तुमने तो 11th में किया क्या, ये हो जाएगा f sin 60। sin 60 कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 f, ठीक है। और ये हो जाएगा f cos 60। अगर तुम्हें रिजॉल्व करने नहीं आता 11th क्लास का तो मास्टर को गोली मार देना चाहिए, है ना। मैं तो कहता हूँ, मुझे अगर मेरे 11th के बच्चों को रिजॉल्व नहीं आता तो मेरे को गोली मार दो। सिखाया क्या फिर मैंने, है ना। सिंपल रेजोल्यूशन, यही चीज तो पूरे 11th सीखनी होती। तो ये रिजॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है। इधर आ गया f और f/2, और इधर आ गया √3f/2, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये थोड़ा आसान करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब जो सिंपल मेथड होता है, रिजल्टेंट x के अलॉन्ग रिजल्टेंट निकाल लो और y के अलॉन्ग रिजल्टेंट निकाल लो। तो जो तरीका होता है नेट फोर्स निकालने का, देखो ध्यान से, वेट ए सेकेंड, इसको मैं F1 लिखूंगा और इसको मैं F2 लिखूंगा, रेड वाले को F2 लिखूंगा, है ना। वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, मगर वेक्टर फॉर्म में तो अलग लिखोगे ना। मैग्नीट्यूड भले ही सेम है मगर वेक्टर फॉर्म में अलग अलग है ना। वेक्टर फॉर्म अलग है, तो वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो अलग अलग लिखोगे। तो F1 को लिख सकते हो, अब मैं डिफरेंट कलर यूज कर लूं कुछ सबका, बहुत ध्यान से समझना। F1 को चाहे 2 ही सवाल हो पाए, कोई दिक्कत नहीं। F1 को लिखेंगे, उसका खाली यही, इसका मैग्नीट्यूड खाली F के बराबर है, ये खाली F है, तो F i कैप। जो x एक्सिस के अलॉन्ग है वो i कैप, है ना। जो x एक्सिस के अलॉन्ग है। F2 को लिखेंगे, वैसे इससे भी आसान मेथड है पैरेललोग्राम मेथड, मगर ये मेथड जनरल है इसलिए मैं बता रहा हूं, ये हर जगह लगता है। तो वो मेथड कमांड करो जो हर जगह लगता है। तो ये आ जाएगा √3/2। F का मैग्नीट्यूड बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक से निकाल लेंगे। F, क्योंकि ये y एक्सिस के अलॉन्ग है प्लस y के एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो j कैप होता है, ठीक है।
और जो माइनस एक्स के अलॉन्ग माइनस एफ बाई टू आई कैप। बहुत ध्यान से, समय की चिंता मत करो, ठीक है, समझ आई बात। नाउ इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल फोर्स ऐड करके निकाल दो, इन दोनों को ऐड करो। सो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, यानी सिंपल तरीके से वेक्टर सम करते हैं। F1 प्लस F2, टोटल नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F इंटू आई कैप, F1 की वैल्यू हो जाएगी F इंटू आई कैप, और है ना, F1 की वैल्यू F इंटू आई कैप है, F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत ध्यान से, F2 की वैल्यू ये है, आई कैप को चाहे पहले लिख लो, बहुत ध्यान से देखना, माइनस एफ बाई टू, ये जनरल मेथड है, ये हर सवाल को करने का, माइनस एफ बाई टू आई कैप, थोड़ा लंबा है मगर ये जनरल है, जानबूझ के मैं लंबा मेथड कर रहा हूं, क्योंकि हर सवाल में ये मेथड लग सकता है, चाहे 2 फोर्स हो 3 फोर्स हो, इस सवाल में भी यही मेथड लगा, एक्स और वाई अलग किया है, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस एफ बाई टू आई कैप और रूट 3 बाई टू एफ, है ना, रूट 3 बाई टू एफ जे कैप, आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी समझ नहीं आया कमेंट करो या माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन पूछो, है ना, माइक्रोफोन ऑन करके, समझ नहीं आया तो फटाफट, समझना इंपॉर्टेंट है, टाइम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय, क्योंकि टाइम की किसी को पास कमी नहीं है, इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है। तो टाइम के, क्योंकि अक्सर ये होता था जब मैं ये सब सिखाता था तो कहते सर एग्जाम आने वाला, ये स्कूल, बाकी स्कूल वाले परेशान करते थे, रोज टेस्ट, ये टेस्ट, फालतू के टेस्ट। यहाँ से एफ माइनस एफ बाई टू कितना हो जाएगा, एफ बाई टू आई कैप, तो कोई सीखने का टाइम देता ही नहीं था, एफ बाई टू आई कैप, है ना, और ये क्या हो जाएगा, रूट 3 बाई टू एफ जे कैप। फटाफट कमेंट करो, मैं सबसे जनरल मेथड जो आई कैप जे कैप मेथड है, जो 11th के हर चैप्टर में यूज किया, वो यूज कर रहा हूं। अब इसको विजुलाइज करना है, इसका मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ये कौन सा फोर्स हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया, इसको रिजल्टेंट फोर्स लिख लेता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, मतलब ये इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, ये F1 और F2 का रिजल्टेंट है ना, ये F1 और F2 का रिजल्टेंट है, F1 और F2 का रिजल्टेंट है, आई होप यू अंडरस्टैंड, F1 और F2 का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स को फिर विजुलाइज कैसे करेंगे, इसका x कंपोनेंट कितना है, F बाई टू, आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना, रूट 3 बाई टू एफ पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव, है ना, मैंने बहुत डिटेल में अपनी पूरी मेहनत करके समझाया, बाकी तुम्हारा काम है, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूँ, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्योंकि मुझे ये नहीं होना चाहिए कि मैंने समझाया नहीं, बाकी तुम जानो। एफ बाई टू ये हो जाएगा, एफ बाई टू इधर हो जाएगा आई डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में रूट 3 बाई टू एफ हो जाएगा। रूट 3 बाई टू एफ थोड़ा ज़्यादा होता है, तो चाहे तो थोड़ा सा, वैसे डायग्राम एग्जैक्टली बनाना ज़रूरी नहीं, फिर भी, है ना, हल्का सा अगर तुम्हें लगे कि डायग्राम थोड़ा एग्जैक्टली वैल्यू के अकॉर्डिंग होना चाहिए तो इसको बड़ा कर लो, इसको छोटा कर लो, ठीक है। तो एक कंपोनेंट आई के अलॉन्ग जो कंपोनेंट, सबसे इजी समझने वाला मेथड, थोड़ा सा ये लंबा होता है मगर हर सवाल में ये चीज लग जाएगी, तो हर एक सवाल में अलग चीज यूज करने से अच्छा हर सवाल में एक ही चीज यूज करो, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूं, रिजल्टेंट, चलो मैं रिजल्टेंट को कुछ और रंग कुछ और दूं, और एक भी सवाल समझ गए तो फिर सारा हो गया, है ना, एक से भी मेथड अडॉप्ट कर लिया तो सारा हो गया, फिर कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। और मैं जल्दी तो मुझे कुछ करने की है नहीं, इसलिए मेरा मेन पर्पज है सिखाना, और एक सेकेंड ये लाइन सीधी बना लूं, सीधी बन जा, बस इतना काफी है ये रिजल्टेंट हो गया अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। अब तुम्हें बचपन मतलब 11 में सिखाया गया होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट 3 बाई टू एफ होता है।
अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला काम मैंने किया नहीं है। तो अगर ये साइड √3/2f होगी तो ये साइड भी √3/2f होगी। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये f/2 होगी, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो और ये साइड, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, fr होगा। तो हमें सिखाया जाता था 11th क्लास में कि रिजल्टेंट निकालने का जो मेथड है, मैं तो अभी 11th का चौथा चैप्टर चल रहा है, कम से कम ये मेथड मैं 200-300 बार यूज कर चुका हूं। अब पता नहीं तुमने कैसे पढ़ाई की है, ठीक है। तो f/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ नहीं लगा, ये 11th का सारा चल रहा है, एक भी चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक की नहीं है। तो ये मत कहना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आ रहा है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिर्फ इतना कंसेप्ट है कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, बस। फिर है पूरा 11th क्लास का, पूरा 11th क्लास का है। मतलब ये सवाल 80, इसमें कोई भी सवाल लेने जाओगे 80% 11th का होगा, सिर्फ 10 to 20% हो सकता है 90% 11th का हो। तो अभी तक मैंने, है ना, अभी तक मैंने 12th का कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ एक कंसेप्ट हो, रिपल्शन वाला, f/2 का स्क्वायर। और मैं अपनी पूरी मेहनत से डिटेल्स में समझा रहा हूं। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरा सजेशन है कि 11th करना शुरू कर दो, ठीक है। 11th करना शुरू कर दो, उसके बाद 12th करो। तो 11th की लाइव क्लासेस चलती है, उसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, उसमें हर सवाल में मैं रेजोल्यूशन करता हूँ, तो उसको ज्वाइन करना शुरू कर दो। अपलोड कर रखा है मैंने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 बाहर आ जाएगा। बेटा और आराम से देखो मैं कितना टाइम लेके, मुझे टाइम की चिंता नहीं है, खत्म हो रहा है, पूरे 1 घंटे में एक ही सवाल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम भी ऐसे ही खो जाओ इसमें, टाइम का पता न चले, एक एक स्टेप सोच सोच के, समझ के, तभी आएगा। शुरू में टाइम की परवाह मत करो। f का स्क्वायर और √3f का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3f का स्क्वायर। एक एक चीज सोचना, और माइक्रोफोन ऑन करके, मुझसे घबराओ नहीं, माइक्रोफोन ऑन करके फटाफट पूछ लो जो समझ में नहीं आया कि ये कैसे आया। या तो मैं समझा दूंगा और या दे दूंगा आइडिया कि कैसे समझ में आएगा, वैसे मैं पूरा ही समझा रहा हूँ। 3f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4f स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 मतलब 2f हो जाएगा, है ना। तो 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू f के बराबर आ जाएगी। इसका और भी तरीका है निकालने का, मगर मैं उसको बता नहीं रहा हूं, जानबूझ के तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। और भी तरीका है, इससे शॉर्ट तरीका हो सकता है, मगर उसको जानबूझ के नहीं कर रहा हूं मैं। पैरेललोग्राम मेथड से थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, मगर नहीं कर रहा हूं मैं, इसी मेथड से कर रहा हूं। तुम भी अगर ज्यादा 11th में मेहनत ना की हो तो इसी तरीके से करो, ज्यादा 11th में मेहनत ना की हो, किसी तरीके से करो, ये बेस्ट है। क्योंकि हर सवाल में यही, मैं भी जब वेक्टर पढ़ाता हूं तो फालतू के तरीके कम यूज करता हूं, रेजोल्यूशन ही ज्यादा यूज करता हूं, क्योंकि ये हर सवाल में लगेगा। और जो पैरेललोग्राम मेथड है वो 2 सवाल कभी कभी लगे, कहीं कहीं कंफर्टेबल हो, ये हर जगह कंफर्टेबल होगा। बस अब लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब करना है, अब कर लो भाई। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का इतना फॉर्मूला लगा दो, k/q² अपॉन, सबका मैग्नीट्यूड तो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है सबकी, तो अब लगेगा, ये इतना सा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। पूरा सॉल्व कर लिया। अब वैल्यू, अब f की वैल्यू लिखनी है ना, fr की वैल्यू यहाँ पे f के बराबर आ गई, तो अब fr की वैल्यू लिखनी है। तो f का मैग्नीट्यूड क्या होगा, f हमने क्या लिया था, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स, है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये भी 100 है, 100 यहाँ रिपल्शन है, यहाँ पे अट्रैक्शन है, मगर मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ये भी 100 है, ये भी 100, डिस्टेंस सेम है। तो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इतना सा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को गाली मत दो कि समझ नहीं आ रहा है, उस बेचारे का कोई दोष नहीं है, वो तो उसने तो सिर्फ एक फॉर्मूला बताया है। अब ये इतनी सी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो कहो हमें वेक्टर नहीं आता, अगर नहीं आया तो k² अपन ये इतना सा, अब ये इतना सा इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, ठीक है। तो उसमें ये 10% भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो k की वैल्यू पुट करो 9.0, आंसर कमेंट कर सकते हो। हाँ कुछ पटेल, पैरेललोग्राम इजी है, मगर मैं पैरेललोग्राम बताऊंगा नहीं, जानबूझ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि पैरेललोग्राम हर सवाल में लगता नहीं है। ये तो क्या है, रेजोल्यूशन मेथड चाहे 3 फोर्सेस हो, 4 फोर्सेस हो, 5 फोर्सेस हो, पैरेललोग्राम मेथड सिर्फ 2 फोर्सेस के लिए लगेगा। मान लो 4 आ गए फिर क्या करोगे, 5 आ गए क्या करोगे, 6 आ गए क्या करोगे, ठीक है। तो ये मेथड हर एक सवाल में लगेगा, इसलिए मैं पैरेललोग्राम नहीं लगा रहा हूं। इजी डिफिकल्ट क्या है वो छोड़ो, मगर पैरेललोग्राम अगर इजी भी है तब भी तुम्हें रेजोल्यूशन मेथड ही आना चाहिए, क्योंकि 11th क्लास में कम से, जिसको रेजोल्यूशन नहीं आता वो 11th क्लास फिर से पढ़े,
जिसको ये वाला मेथड डिफिकल्ट लगता है तो मेरा ये है कि अपना टाइम बर्बाद ना करे, 11th के लेक्चर शुरू कर दे, क्योंकि हर जगह रिजोल्यूशन लगेगा, हर जगह, चाहे वो प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो। मैंने प्रोजेक्टाइल के इतने सवाल किए, हर जगह रिजोल्यूशन लगेगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम मेथड इजी था, मैंने जानबूझ के नहीं बताया है। इसमें सवाल इजी का नहीं है, इस समय वो चीज सीखनी है जो मैक्सिमम जगह लगे। मैं कर सकता हूं पैरेललोग्राम से, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं करूंगा नहीं मगर, ठीक है, इजी होने के बाद भी नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वाइड एप्लीकेबिलिटी नहीं है, वाइड एप्लीकेशन नहीं है। तो ये आ जाएगा 9.0 इंटू 10 की पावर 9। और वैसे भी फिजिक्स में इजी टफ सब आना चाहिए, कुछ भी इजी नहीं होता, कुछ भी टफ नहीं होता। 9.0 इंटू 10 की पावर 9। और अभी समझ में, अगर अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं अगर ये मेथड समझ में नहीं आया तो प्लीज 12th क्लास छोड़ के 11th क्लास में आ जाओ प्लीज, ये कह रहा हूं, वरना तुम 12th कर भी लोगे, शायद गलती से चीटिंग, वो रट्टा मार के पास भी हो लो, उसके बाद एक घटिया से कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो 12th का वो लेकर 12th का 80 रट के 80% भी ला सकते हो, तो 80-90% लेके बैठे रहना, कोई कॉलेज एडमिशन ही नहीं लेगा तुम्हारा, है ना, कोई कॉलेज एडमिशन नहीं लेगा। या फिर 12th का, और 12th की आजकल 12th की डिग्री रिक्शे वाले के पास भी है। 12th के, अब तो आईआईटी की डिग्रीज की वैल्यू भी खत्म हो गई, अब तो सिर्फ नॉलेज की वैल्यू है, किसी डिग्री विग्री की वैल्यू नहीं है। डिग्री सबको पता है कि लोग नकल करके ले आते किसी तरह से। तो k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 q का स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, q स्क्वायर नॉलेज है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, चार्ज कितना है इसका? 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 100 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और एक चीज और बता दूं, 10 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कितनी होगी? 0.1 मीटर, 10 की पावर -1 मीटर। और जब भी तुम्हें कभी भी कोई चीज इजी या डिफिकल्ट लगे तो हमेशा डिफिकल्ट चीज को सीखो, इजी चीज को कभी मत सीखो, इजी चीज किसी काम नहीं आने वाली। हमेशा डिफिकल्ट रास्ता चूज करो, उससे तुम्हारी ग्रोथ होगी। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 की पावर -1, क्योंकि एग्जाम में डिफिकल्टी तो आएगा, इजी थोड़ी ना आएगा। जेई वगैरह के एग्जाम में इजी तो कोई भी कर लेगा। It's 5 o'clock। चलो, आज भी मैंने बहुत बकवास की, मगर ये करना जरूरी है इतना। और 10 की पावर -8 और 10 की पावर -2। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना है, और ये सवाल पैरामीटर ले लो, अगर ये समझ में नहीं आया तो 11th क्लास फिर से शुरू कर दो, और कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, 10 की पावर -8 और -6। ठीक है, आई होप फाइनल आंसर देख लो। हाँ ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? F रिजल्टेंट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 3, है ना, 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ये समझ आया फाइनली? भाई खुश पटेल, कुछ और मूर्ख बैठे हुए खुश पटेल। मैंने कहा फॉर्मूला लगाएंगे आएगा, मगर वो सिखाना नहीं है मुझे 3-4 फोर्सेस का भी सिखाना है। फॉर्मूला लगा के कोई आसान चीज नहीं सिखानी, आसान चीज से तुम्हारा कुछ होगा नहीं। स्कूल मास्टर आसानी से कर लेगा, ठीक है, आ जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। a² + b² ऐसे भी कर सकते हो, मैंने जानबूझ के नहीं सिखाया। जैसे अगर फोर्स ऐसे है, ऐसे भी कर सकता था, मगर ऐसे फिर सारे सवाल नहीं करेंगे। ये मेथड भी सही है, मगर ऐसे फिर तुम 3 का होगा तो क्या करोगे? 3 में कैसे लगेगा ये, है ना। मान लो तीसरा फोर्स भी आ गया, चलो 2 में तो लगा लिया तुमने। एफ है, ये एफ है, ये एफ है, पक्का मैं कब मना कर रहा हूं आंसर नहीं आएगा। पैरेललोग्राम मेथड लगाओ, अब तुम सीखो, क्योंकि कुछ लोग तो पैदाइशी मूर्ख होते हैं, है ना। मैं क्या क्यों सिखा रहा हूं ऐसा, वो
समझ में नहीं आता। और मूर्ख बनाने वाले लोग होते हैं स्कूल टीचर्स। यहां से देखो, दो फोर्सेस हैं और ये रिजल्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें क्या लगता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला तुम्हें ही पता है? सबको पता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, कोई भी मूर्ख बच्चा होगा उसको भी पता होगा। तो क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस, मैं ये बता सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत समझना मास्टर को आता नहीं है, तो वो समझने की कोशिश कर मैंने वो क्यों बताया। ये आएगा cos 120 डिग्री, है ना। ये ट्राइंगल का देख लो, मैं बता देता हूं फिर भी, क्योंकि ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है जो कहेंगे मास्टर को आता ही नहीं होगा, ये तो कर नहीं रहा है। इजी मेथड देखो, हमारा ऐसे देखो, ये किसी दूसरे मास्टर के पास ले जाएगा, वो ये कहेगा अरे तुम्हारे मास्टर ने तो बहुत लंबा किया, ये सब लंबा क्या है, ऐसे चलता है ना गुजरात में। ये देखो हम एक लाइन में कर देते हैं, ये रहा एक लाइन में, देखो एक लाइन में कर दिया, वो ऐसे एक लाइन में कर देगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ऐसे करेगा, एक लाइन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी समझाता हूँ, ये एक लाइन में हो गया, कोई दिक्कत। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये 11th क्लास के हर बच्चे ने पढ़ा होगा, समझ आई बात। एक मिनट, गाली देते थे टाइम तो नहीं निकल गया। ऑनलाइन में कभी नाराज होता हूँ मैं, ऑफलाइन में तो गालियां पड़ती हैं। अभी तक पिट गया होता बच्चा, अभी तक 2-3 झापड़ दे दिया होता। यहां से देखो, ऑनलाइन में पीट नहीं सकता। खैर जो भी है, समझने को ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 2f स्क्वायर cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। मैंने कभी मना नहीं किया कि आंसर नहीं आएगा। आंसर क्यों नहीं आएगा, सही करोगे तो आएगा। तो ये आएगा 2f - f, रिजल्टेंट f ही आएगा। मैंने कभी नहीं बोला कि रिजल्टेंट f नहीं आएगा, मैंने ये बोला ही नहीं कि पैरेललोग्राम मेथड से नहीं आएगा, है ना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा f, ठीक है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, फिर f की वैल्यू पुट कर लो। और इसमें और भी आसान है, दो इक्वल अगर वेक्टर है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है। अगर तुम्हें वेक्टर थोड़ा बहुत भी पता होगा तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है। तो ये भी आ जाएगा 60 डिग्री, ये भी आ जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर एकदम एक लाइन में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इतना लंबा क्यों किया, क्या मैं मूर्ख हूं या मुझे तुम्हारा टाइम बर्बाद करने का शौक है? मैंने इतना लंबा इसलिए किया कि भाई 2 में तो काम चल जाएगा, मगर अगर किसी ने तीसरा फोर्स लगा दिया तब कैसे लगाओगे पैरेललोग्राम मेथड, तब क्या करोगे? तब 2 का निकालोगे, फिर और 2 का निकालोगे, ऐसे तो और लंबा हो जाएगा। समझ आई बात? मैंने, अगर तुम बात समझ रहे होगे, मैंने इसलिए इस मेथड से किया है, इसलिए ऐसे तुम जनरल मेथड समझ जाओ। तुम 3 का भी कर लो, तुम जब 4 फोर्स आएंगे, 5, 3 छोड़ो, 3 तो नहीं आते, 4 भी आते हैं, 5 भी आते हैं, 6 फोर्स आते हैं, 7 आते हैं, क्या करोगे? पैरेललोग्राम मेथड वाला फॉर्मूला तो सिर्फ 2 के लिए है। तो इसीलिए 2 में भी ये जो मेथड बता रहा हूं, आई कैप जे कैप मेथड, ये 2 में भी लगेगा, 3 में भी लगेगा, 4 में भी लगेगा। ठीक है, इसलिए पैरेललोग्राम मेथड का फॉर्मूला, ठीक है, तो इजी, आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और फिजिक्स में तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, छोटा बड़ा। ये कोई ऐसा मास्टर कहे कि बड़ा वाला छोड़ दो, छोटा वाला खाली कर लो, तो वो बेकार मास्टर है। बड़ा वाला भी करो, छोटा है पता है, कोई चीज छोटे से हो जा रही है वो भी करो। छोटे को पता लग जाए तो बड़ा वाला छोड़ मत दो, क्योंकि हो सकता है कि कोई दूसरा सवाल हो जिसमें बड़े वाले तरीके से वो छोटा हो जाए और छोटे वाला तरीका लगे ही ना। बहुत सारे छोटे तरीके हर जगह लगते भी नहीं है। ठीक है, जैसे 3 फोर्स में लगेगा ही नहीं, क्या कर लोगे फिर? तो पैरेललोग्राम लेके बैठे रहो, पैरेललोग्राम लो। वो तो कहेगा 3 फोर्स आ गया, अब मैं क्या करूं? 3 फोर्स ऊपर आ ही चुका है, 3 फोर्स यहां पर आ ही चुका है, इधर 3 फोर्स आ ही चुके हैं, तो इसमें कैसे करूं? 3 को 2 में कन्वर्ट करो। तो एक जनरलाइज मेथड भी दिमाग में होना चाहिए, फिर भी सारे मेथड आने चाहिए। मैं ये कहता हूं कि एक मेथड को छोड़ो, तुम्हें पैरेललोग्राम लॉ भी आना चाहिए, मगर मैं तुम्हारा टाइम बचाने के लिए सजेस्ट करूंगा कि जनरल मेथड से करो। चलो, बहुत बकवास हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक और कोई कमेंट तो नहीं है। सॉरी, 9 × 10⁻³ आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा? हाँ सी है, ठीक है ना, आंसर चेक। ओके, अभी कल करना क्विज के लिए तैयार हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। या तो तुम मेरी ऑनलाइन क्लास छोड़ दोगे, या तो तुम देखो, मेरे पास ऑफलाइन में भी क्या होता था, या तो बच्चा या तो सीख जाता है या मुझे छोड़ के चला जाएगा। मेरे साथ जो आखिरी तक रहेगा वो सक्सेस हुआ बिना नहीं रहेगा। या तो मेरे साथ ये होता, मैं ऐसा टीचर हूं कि या तो शुरू में बच्चा छोड़ के भाग जाएगा, कहेगा बेकार टीचर है, और या सक्सेस होगा। ठीक है, या तो सीख के सक्सेस होगा, बीच का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है,
कि मैं सिंसियर बहुत हूं, मैं पढ़ाता ही हूं, या तो सक्सेस हो गए या छोड़ के भाग जाओगे, मेरे साथ रहो और फेल हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मैं तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट करा ही, तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बच्चा जो है कहीं ना कहीं निकला ना हो, मैं रहूं और निकलेगा, साथ में रहोगे तो निकलोगे। हाँ, शुरू में छोड़ के चले जाओ वो अलग बात है, तो मेरी गलती नहीं है, तो ऐसे में मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, चलो जाने दो मुझे क्या, फिर बाद में तुम्हें एग्जाम तुम्हें देख लेगा। नाउ चलो 7th क्वेश्चन हो गया। तो आज का भी मैंने क्लास मोटिवेशन क्लास की है ना, मोटिवेशन क्लास है ये, तो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं सॉल्व कर रहा, बस है ना मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि तुम पूरी एनर्जी से लग जाओ। क्या मैं एक सवाल और कर सकता हूँ? 5:06 हो गया, चलो एक सवाल और कर देता हूँ, चलो 8वां 9वां फिर कल करेंगे। टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ईच ऑफ मास इतना, कैरिंग चार्ज इतना, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी, इफ ईच एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। ये तो आसान है, ठीक है। 8th क्वेश्चन इज, यू कैन से कि इजी क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, इसको बताने की जरूरत नहीं थी, फिर बता रहा हूँ। ये तो 5 मिनट में हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन मैंने टाइम भी ज्यादा लिया इसलिए ताकि तुम्हें ढंग से समझा पाऊं, और मैं खाली तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि सोल्यूशन बता रहा हूं, मैं तुम्हें इसलिए भी समझा रहा हूं कि तुम आगे आने वाले सवालों को लगा लो, आगे बहुत ऐसे सवाल आएंगे, तो इसको ध्यान रखो। मैं खाली सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं, मेरा काम ये नहीं कि ये सवाल सॉल्व करके तुम रट लो, अच्छी तरह कर लो, आगे के सवाल भी सॉल्व कर लो इसकी हेल्प से। टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ईच ऑफ मास इतना, कैरिंग चार्ज इतना, आर एट डिस्टेंस डी अपार्ट, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस डी है, दो पॉजिटिव चार्ज है, डायग्राम जरूर बनाओ हर सवाल में, चाहे जितना भी छोटा हो, है ना। ये तो आसान है, इसका आंसर तो कमेंट करो भाई, ये तो बहुत आसान है, कोई शॉर्टकट निकालो, इसका आंसर तो कमेंट करो। जब इतने शॉर्ट मेथड पता है तो आंसर क्यों नहीं कमेंट करते? ये तो एकदम टुच्चा सवाल है ना। लाइव मतलब ऑफलाइन में तो ये सवाल बताने नहीं पड़ता, ये तो मैं चलो बता रहा हूँ, इसका आंसर तो कमेंट करो। ये बहुत ही घटिया सवाल है, ये तो बताने नहीं चाहिए, इसमें लगाओ कोई शॉर्टकट। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, फटाफट कमेंट करो जिसको आता है, खाली बैठ के बकवास नहीं करो, ठीक है। कमेंट करो सारे बच्चों ने, अगर किसी ने भेज भी दिया तो, है ना, सॉल्यूशन भेज दिया तो मैं खैर करूंगा, आप रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा? वेट के बराबर होगा, सिंपल सा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा? वेट के बराबर होगा। ये बैलेंस नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे mg इसका कंसीडर नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर नहीं करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक के वेट के बराबर होगा, ठीक है, ओके। तो प्लेस एट डिस्टेंस d अपार्ट, डिस्टेंस इनके बीच की d है, इपल्सिव फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, तो किसी भी चार्ज का वेट कितना होगा? mg के बराबर होता है, q लिख दिया मैंने, ठीक है। ये तो सीधा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल है, तो क्या हो जाएगा? 9.0 इंटू 10 की, फटाफट कमेंट करो आंसर, आंसर कमेंट ही ना आ रहा, इतना आसान सवाल है, फटाफट कमेंट करो, लाइव सब है, आंसर कमेंट करो। इसमें क्या 9.0 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, फटाफट आंसर कमेंट करो। और क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डी का स्क्वायर। वेट कितना है? mg के बराबर। m कितना है? m कितना, मास कितना है इसका? मास कहां गया? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, 1.7 इंटू 10 की पावर -27 kg, m इंटू g की वैल्यू 10 के बराबर ले लो, g की वैल्यू 10 के बराबर ले लो, है ना। g की वैल्यू किसके बराबर लो? 10 के बराबर ले लो, सिंपल। फटाफट कमेंट करो, इतना धीमे धीमे कर रहा हूँ कि तुम्हारे आंसर आ जाए, मगर फिर भी इतने आंसर आ रहे हैं, कैलकुलेशन करके फटाफट आंसर निकालो। जी की वैल्यू 10 आसान होगा। तो डिस्टेंस दे रखी है, हाँ, डी की वैल्यू निकालनी है, बस आ जाएगी, कुछ नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेशन तो कर लो, यहां पे क्यू की वैल्यू पुट कर दो, क्यू स्क्वायर, ये मिटा के यहीं पे पुट कर देता हूं, बार बार कौन करेगा। क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर। चलो आंसर बताओ, अभी भी आंसर नहीं आया। अच्छा हाँ,
ये खुश पड़ डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं पिछले सवाल में। हाँ डायरेक्शन निकाल लो, ये तो अच्छा किया। डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं, देखो डायरेक्शन एक तो शॉर्ट वाले मेथड से वो बाइसेक्टर के अलॉन्ग हो गई थी, वो तो बताई थी। लास्ट वाले सवाल पे आ जाता हूँ, फिर से मैं भूल गया, डांटने के चक्कर में भूल के डायरेक्शन नहीं पूछी है। तो लास्ट वाले सवाल में तो बाइसेक्टर के अलॉन्ग आ जाएगी। उसमें अगर तुम्हें वेक्टर का डेप्थ में आता है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर है तो बाइसेक्टर के अलॉन्ग, नहीं तो यहां से निकाल लो। यहां से तो बहुत सिंपल होता है जनरल। डायरेक्शन क्या होगी, मैं तो भूल ही गया। डायरेक्शन क्या होगी, tan थीटा, तो यहां से निकल आएगी। ये तो जनरल मेथड है, इसे सब कुछ निकलेगा और हर तरह के फोर्स के लिए लगेगा ये मेथड। सॉरी, कितने भी फोर्सेस के लिए ये मेथड लगेगा, इसलिए मैंने सिखा रहा हूं, जनरल मेथड है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √3/2f, ठीक है, और नीचे क्या है f/2। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, f/2 है ना। और tan थीटा अगर √3 के बराबर हो तो थीटा कितना होगा, 60 डिग्री, है ना। tan थीटा अगर √3 हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। आई होप ये तो पता ही होगा सबको, सब मैथ्स वाले बच्चे हो ना, कोई बायो वाला तो नहीं है। चलो, आई होप पूरा हो गया। तो वैसे बाइसेक्टर के अलॉन्ग होती है तो दोनों तरीके से देखो, सही फिजिक्स में सही करोगे तो आंसर सही आएगा, किसी भी मेथड से करो, किसी मेथड से करोगे आंसर सही आएगा। सो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया mg। तो यहां पर ये आ गया 9.0 इंटू 1.6 का स्क्वायर। जल्दी से आंसर कमेंट करो, 9.0 इंटू 1.6 का स्क्वायर, और क्या होगा 9.0 1.6 का स्क्वायर, और पावर अलग से ले लो। पावर सॉरी, पावर क्या होगी, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -38, 10 की पावर +9 -38। मैं कैलकुलेशन भी करके दिखा रहा हूं पूरी, है ना। और नीचे क्या होगा, 1.7 इंटू 10 17 इंटू, है ना, 10 की पावर -27। बस ये डी की वैल्यू, डी स्क्वायर ऊपर ले जाओ, ठीक है। फाइनल आंसर कमेंट तो करो, खाली बैठे हो अभी लग रहा तो फाइनल आंसर कमेंट करो। तो यहां पर कितना हो जाएगा 9, अच्छा स्क्वायर रूट हटा दे इसका, पहले फाइनल स्क्वायर रूट हटाऊं, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1.6 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ पे क्या करूं मैं, पहले पूरी पावर्स देख लो, नीचे ले आओ सारी पावर को। ये 10 की पावर -38, 9 कितना हो जाएगा, 38 में से 9 गया, 29 ना बचेगा, 29, हाँ ये 8, हाँ 29 बचेगा, और -29 बचेगा, तो नीचे आएगा, कैलकुलेशन चेक कर लेना, वो बड़ा भरोसा नहीं है। 29 नीचे आएगा तो +29, यहाँ पे -29 बचेगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 बचेगा, फिर -29 पीछे आएगा तो +29, 10 की पावर 2 बचेगा, और डी स्क्वायर। तो अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, ये कैलकुलेशन भी तो करनी होगी तुम्हें, तो वो सब भी पता होना चाहिए, क्योंकि फाइनल आंसर नहीं आया फिर तो तुम्हें मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। फाइनल आंसर जरूरी है। वैसे ऐसी कैलकुलेशन वाले एक आध क्वेश्चन होते हैं, वो छोड़ दो, वो कोई दिक्कत नहीं। तो 3 बचेगा, 3 चेक कर लो कैलकुलेशन, 3 इंटू फाइनल आंसर, कोई कमेंट ही ना कर रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है, फिर कहोगे स्लो है, खुद भी तो करो कुछ। 17 इंटू 10 ये तो आता होगा, है ना, तो डी, बस अब मेरे बस का ना है। तो 3 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय √17 इंटू 10, तो बस इसके बाद निकालो डी की जो भी वैल्यू होगी, अब नहीं निकाल रहा मैं, ठीक है। अब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, अब इसको तुम सॉल्व करो, फाइनल आंसर तक ले लो, ठीक है। फाइनल आंसर बाद में जो भी हो। तो क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब मैं परसों लूंगा, परसों क्विज लूंगा, थोड़ी सी कूलम्स लॉ पे बेसिक क्वेश्चन देखूंगा। अभी हो सकता है पहले ये पूरा कर लूं, तो ये हो गया। अब 9th जो सवाल दिए हैं, जो बचे हुए सवाल हैं, वो करके कमेंट करो। अब आई होप थोड़ा बहुत करो।